बवासीर के किस ऑपरेशन के बाद पखाने वाली जगह तंग हो जाती है? ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। और कल भी हमारे पास पेशेंट एक आए और नारोवाल से, और एक पेशेंट टोबा टेक सिंह से आए हैं। दोनों का एक ही प्रॉब्लम था, उनने बवासीर का, हेमराइड्स का और पाइल्स का ऑपरेशन करवाया हुआ था। तो उसके बाद पखाने वाली जगह तंग हो गई। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि ये बवासीर के किस ऑपरेशन के बाद पखाने वाली जगह तंग हो जाती है, या एनल स्टीनोसिस हो जाती है, नैरविंग हो जाती है। और इस ऑपरेशन के बाद के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से ये तंगी हो जाए। इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। एनल स्टीनोसिस में इतनी तंगी हो जाती है कि पखाना यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये पिन पॉइंट्स अब बहुत ही, इसमें से छोटी सी उंगली भी यहाँ से पास नहीं हो सकती ऑपरेशन के बाद। और अब और इसमें इतना मसला होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, उसका पखाना रुका रहता है। पहले तो उसे सिरप लेने पड़ते हैं, उसे गोलियां लेनी पड़ती हैं, और फिर मामला इस हद तक आ जाता है कि पेशेंट को ऑपरेशन करवाना बाद दफ़ा करना पड़ सकता है, क्योंकि जगह बहुत तंग हो जाती है, तकरीबन बंद सी हो जाती है। तो हम इसमें अगर वजूहात में से बताएं तो पहली वजह तो ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन की, सर्जरी की टेक्निक कौन सी इस्तेमाल हुई है। तो ये हेमराइड्स में या पाइल्स का जो ऑपरेशन, जो मोकों का ऑपरेशन करते हैं, ये फिशर के ऑपरेशन में नहीं होता। फिशुला के ऑपरेशन में भी बहुत कम होता है, उसमें भी कुछ और वजूहात होते हैं जिस वजह से हो जाता है। लेकिन हेमराइड्स के या मोकों या पाइल्स के ऑपरेशन में ये हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को आइडिया होगा कि जो पाइल्स होते हैं ये 3 लोकेशन पे होते हैं। अगर घड़ी बनाएं तो वो 3 पे होते हैं, या फिर 7 पे होते हैं, या फिर 11 o'clock पे होते हैं। तो इसका असूल ये होता है, जब हम ये मौके निकालते हैं तो एक मौके से दूसरे मौके के दरमियान में गैप होना चाहिए स्किन का। वही स्किन ही तो होती है जो फिर खिंच सकती है, या वो इलास्टिक होती है। अगर तो इन मौकों को इकट्ठे, सारे को इकट्ठे निकाल दिया जाए, या फिर ये है कि जब हम मौके निकालें तो दरमियान में स्किन का, ब्रिज का हमने थोड़ी सी जगह ना छोड़ें, तब भी इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ये जब हील करेगा, तो जब हीलिंग होगी तो वो इतनी टाइट होती जाएगी, आपस में जुड़ेगी। वो जो जगह होगी, ऑपरेशन वाली जो जगह होगी, वो जुड़ेगी। उस जुड़ने की वजह से यहाँ पे तंगी आती जाएगी। तो ये हेमराइड्स के ऑपरेशन में होता है। इसलिए एडवाइजेबल होता है कि सारे मौके एकदम नहीं निकाले जाते, एक टाइम में सिर्फ 2 मौके निकालते हैं, तीसरे मौके को फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए फिर छोड़ देते हैं। नहीं तो तीनों मौके अगर इकट्ठे निकाले जाएं, अगर बहुत मौके भी बहुत बड़े हों, छोटे मौकों को तो ट्राई किया जा सकता है क्योंकि उसमें से स्किन ब्रिज मिल जाती है। तो इसलिए आपने ये तो 3 मौके निकालते हैं, इसका निकालें कि दरमियान में गैप रह जाए, तो फिर एनल स्टीनोसिस का ख़तरा नहीं होता। लेकिन अगर गैप ना हो, एक मौके से दूसरे मौके के दरमियान में गैप ना हो, तो फिर एनल स्टीनोसिस हो जाती है। दूसरी वजह, अगर ऑपरेशन के बाद, अब ये हर पेशेंट पे डिफरेंट होता है। किसी ऑपरेशन में हीलिंग का प्रोसेस सही नॉर्मल चलता है, और किसी पेशेंट में हीलिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट चलता है और ज़्यादा हीलिंग हो जाती है, और ज़्यादा स्कार टिश्यू इस जगह पे आ जाती है। जब इधर ज़्यादा हीलिंग होती है, जल्दी हीलिंग होती है, फिर हद से ज़्यादा हीलिंग होती है, तो वो भी जल्दी हील होने की सूरत में भी यहाँ पे स्टीनोसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। इसकी एग्जांपल ऐसे कि कुछ पेशेंट्स में जब एक कोई कट लगता है, यहाँ पे बाजू पे कोई लाइपोमा निकलवाते हैं, कोई और गिल्टी निकलवाते हैं, किसी वजह से भी कट लगता है, कुछ लोगों में वो ज़ख़म बनता है तो वो ज़ख़म ईज़िली मुंदमिल हो जाता है, सिर्फ निशान सा रह जाता है, वरना वो बाकी जिस्म का हिस्सा बन जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट में ये होता है कि वो बड़ा सा स्कार जो होता है, जो ज़ख़म होता है, बड़ा ही मोटा सा एक गिल्टी टाइप वो ज़ख़म बन जाता है। अगर लंबा सा कट होगा तो लंबी सी गिल्टी बनी हुई होती है, और बड़ा स्कार बड़ा हार्ड सा होता है, थिक सा होता है, मोटा सा एक निशान होता है उसका। वो ज़ख़म मुंदमिल नहीं होता, वो स्कार जो होती है वो जिस्म का हिस्सा नहीं बनता। तो ये इसी तरह ही है कि कुछ मरीज़ों में जिनमें गांठ बनने की सलाह ज़्यादा होती है, ज़ख़म ज़्यादा जल्दी हील होता है, उनमें भी अगर ऑपरेशन इस तरह का कराया जाता है और तीनों मौके इकट्ठे निकाले जाते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम हो सकता है कि फिर उनको ये फेस करना पड़े, एनल स्टीनोसिस का प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तीसरी वजह, जब आप मौकों का ऑपरेशन करवा लेते हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशन अगर कोई हो, आप ये एक्चुअली उसमें आता है कि आप फॉलोअप इसका अच्छा रखें। अगर आप मरीज़ का मरीज़ अपना फॉलोअप अच्छा रखता है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चलता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने देता, कोई इन्फेक्शन नहीं होने देता, इस एरिए में हीलिंग ऐसी ना हो कि स्लो हो जाए, हीलिंग ठीक तरीके से नहीं हो रही,
तब भी जो ज़्यादा टिश्यू उसमें थोड़ी सी गलती है, ख़राब होती है, तो वो जब हीलिंग होगी तो वो भी पखाने वाली नलकी को तंग कर देगी, या तो उसका मुंह तंग कर देगी या उसकी पूरी नलकी को ही तंग कर देगी। तीसरी वजह ये होती है। अब इसको कितना अर्सा लग जाता है? पेशेंट यूजली जिनको ये होता है तो वो कुछ हफ्तों के बाद ये फील करना शुरू हो जाते हैं, उनकी जगह ना तंग होना शुरू हो गई। कुछ हफ्ते से कुछ महीने भी लग सकते हैं। अब एक पेशेंट जो हमारे पास आए थे, उन्होंने 2 साल पहले ऑपरेशन करवाया था। 2 साल पहले ऑपरेशन करवाने के बाद उनको अब ये प्रॉब्लम हो गया था कि वो जगह तंग हो गई थी। इतनी ज़्यादा भी तंग नहीं हुई थी, लेकिन उस तरफ जा रही थी। लेकिन एक पेशेंट हमारे पास आज हमने देखा है, तो उनका ये था कि उन्होंने 3 महीने पहले ऑपरेशन करवाया है। तो ये वेरी करता है, पेशेंट पे डिपेंड करता है कितने अरसे में इसमें स्टीनोसिस हो जाती है, नर्विंग हो जाती है, वो तंगी हो जाती है। इसका हल अब शुरू में तो ये होता है कि आप ये होता है कि नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और पानी ज़्यादा पिएं, और पखाने आपके नरम आने चाहिए, सख्त पखाने नहीं आने चाहिए। एक तो वैसे जगह तंग है, फिर पखाने सख्त होंगे तो उस वजह से मसला हो सकता है। एक तो ये इनिशियल तो ये जनरल मेजर्स हैं जो घर पे की जा सकती हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। दूसरा फिर ये होता है कि इसके लिए फिर एनल डायलेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एनल डायलेटर्स पे भी हमने एक वीडियो बनाई है, वो देखिएगा। एनल डायलेटर्स जिन पेशेंट में शक हो कि ये हो सकता है इनमें ज़्यादा थोड़ी सी टिश्यू कटी है या कुछ हो, तो उनमें ये होता है कि डायलेटर्स एडवाइस कर दिए जाते हैं। पेशेंट को दो हफ्तों बाद या महीने बाद जब भी पेशेंट कंफर्टेबल होता है तो वो डायलेटर इस्तेमाल कराए जाते हैं ताकि नर्विंग ना हो सके। और फिर अगर लास्ट स्टेज आती है तो फिर इस जगह का ऑपरेशन किया जाता है। फिर अलहदा एक प्लास्टिक सर्जरी टाइप किया जाता है, VY प्लास्टिक की जाती है, कोई फ्लैप लगाया जाता है। उस वजह से उससे भी फिर इस एरिए को खुला किया जाता है ताकि यहाँ से पखाना पास हो सके। बहरहाल इस स्टेज तक आना नहीं चाहिए, बड़ा ही जो है ना परेशान कौन मरला होता है मरीज़ के लिए भी और सर्जन के लिए भी। सर्जन को भी एहतियात करते हैं वो इस स्टेज पर ना आए, बाद दफ़ा पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने इसमें वजूहात बताई हैं और थोड़ा सा हल बताने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।